So good afternoon, class 11. Let's begin with a new chapter today. Put down the heading thermodynamics. इसे केमिकल एनर्जेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है. वेल बेटा, आप लोगों ने कुछ एनर्जीज का नाम सुना है. व्हेन यू वर इन योर लोअर क्लासेस आप लोगों ने नाम सुने हैं कुछ एनर्जीज का. फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन. ठीक है. अब इन सारी एनर्जीज का एक अपना रिलेशन होता है. उस रिलेशन को पढ़ने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. ओके. पता है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वुड एड इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर ऑफ योर्स. कहते हैं व्हेन अ ह्यूमन इज डेड, क्या चला जाता है उसकी बॉडी से कि वो मर जाता है, जिसे हम कह रहे हैं डिक्लेयर हो गया भाई ये नहीं है, जिंदा नहीं है. व्हाट डू यू कॉल दैट? केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, क्या कहते हैं? एनर्जी. दैट्स द मेन पॉइंट. वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट बेटा. अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है, आप कोई ना कोई हरकत दिखाएंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और अगर वो एनर्जी गायब हो गई तो आप उसे क्या कहेंगे कि आप लाइफलेस हैं. तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डेड कंडीशन. तो एक्चुअली ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम को भी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम. व्हाई डू यू कॉल दिस एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? बिकॉज दुनिया भर की जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, जितना भी आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, ये भी तो एक मशीन है हमारी बॉडी. तो ये जो सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ये बिना एनर्जी के रन नहीं कर सकते. एंड व्हाट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी? इज द फूड दैट वी ईट. ठीक है. तो इसलिए हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम उस ब्रांच, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी या जो भी ब्ला ब्ला तरीके की एनर्जीज हमें पता है उनके इंटर कन्वर्जन्स के बारे में डील करते हैं. ओके. तो जरा लिखिए जरा फर्स्ट पॉइंट, गो विद दैट बच्चे. तो द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different forms of energy and the quantitative relationship between them is known as thermodynamics. तो ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो जो एग्जिस्ट करती हैं, और उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बीच में. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? व्हेन यू आर एबल टू डील विद नंबर्स, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, 50 जूल, जब आप ऐसे बोलते हो तो इसका मतलब आप क्वांटिटी की बात करते हो. तो यानी अगर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ किसी रिलेशनशिप में है तो उसका कितना पार्ट दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. व्हेन यू गिव अ न्यूमेरिक नंबर टू इट, you say you are dealing with quantitative relationship. Is that clear बच्चे? समझ में आई बात? I've just started बेटा, सिर्फ एक डेफिनेशन की बात की है. ठीक है, अभी आगे होगा. All done? अब समझ में आया इसका नाम केमिकल एनर्जेटिक्स क्यों है. इस चैप्टर का नाम डीलिंग विद एनर्जीज एंड देयर रिलेशनशिप. Okay, now let's talk about system, surrounding and boundary. Put down the heading system, comma, surrounding and boundary. That's the heading. आगे बढ़ूं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे. एवरीवन,
Now system, surrounding and boundary. चलो अब जरा इस चीज को समझते हैं। सपोज आपका मन किया एक दिन आप किचन में एंट्री करते हैं, ठीक है, एक बोल उठाते हैं और उसके अंदर आप पानी भरते हैं और उसे गैस के ऊपर रख देते हैं गर्म होने को, पानी को। गॉट इट? तो जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो वो है पानी को गर्म करने के टारगेट पर, तो दैट्स नोन एज सिस्टम। ठीक है। अब उसके सराउंडिंग में क्या है? मानो आपकी किचन के अंदर चम्मच रखी हुई है या कोई भी टोंग्स रखा हुआ है या एक और बोल रखा हुआ है या कोई भी आसपास हो, तुम खड़े हो तो तुम सब इसकी क्या हो गए? उस सिस्टम की सराउंडिंग। गॉट इट? बाउंड्री क्या है? वो जो आपने एक बोल के अंदर पानी लिया है, तो ये जो आपने बोल की वॉल्स हैं, this walls is separating this system from the outer world, that is the surrounding. तो walls क्या हो गई इसकी? बाउंड्री। बोलो समझ में आई बात? What's the difference between system, surrounding and boundary? Got it? तो एक बार दोबारा से, जब भी कोई हम काम करते हैं, किसी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के इंग्रेडिएंट्स जब आपस में प्रोसेस में लगे हुए हैं तो वो हमारा बन गया सिस्टम। अब वो सिस्टम को जो आसपास उसके तरफ जो भी चीजें हैं वो उसकी क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, या जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर ही मान लो तुम ये काम करो, क्योंकि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा, तो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जो भी आपने एसिड लिया, जिसके अंदर जो भी सॉल्ट आपने डाला, उसके बीच में जो भी रिएक्शन चल रही है, तो वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स आर एक्टिंग एज बाउंड्री। बोलो गॉट इट बेटा? समझ में आ गई बात? तो इन चीजों को देखते हुए हमने सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की बट डेफिनेशन पहले करी है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके डियर? तो जरा पहले इन तीनों की फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं। लेट्स गो विद दैट। पुट डाउन दी हेडिंग सिस्टम नाउ। So a system is defined as that part of the universe जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं, which is under investigation. Second is surrounding. Now the part of the universe other than the system is known as surroundings. And third is boundary. The wall that separates the system from the surroundings is called boundary. So now put down the heading types of system. आपको समझ में आ गया तीनों चीजें? ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। पुट डाउन दी हेडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम नाउ। May I? Okay, everyone. So now switching on to the next page, put down the heading पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद आप कॉपी करेंगे, ठीक है? So there are three types of system in action. One is open system.
second is closed system, and third is isolated system. तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद आप नोट कीजिएगा, ठीक है, ताकि दिमाग में सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर होंगे ना. थर्मोडायनेमिक्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट बेटा. It's a physical chapter to deals with numericals. N number of numericals are present. Section by section आपको दिख जाएंगे. लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत इजी है, क्योंकि समझ में आता है, लॉजिक है. और केमिस्ट्री को समझने का सबसे आसान तरीका, मल्टीपल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू इवन टू योर सीनियर्स आल्सो, एंड वाज दैट, केमिस्ट्री को समझने का तरीका क्या है, इसे लाइफ से जोड़ो. केमिस्ट्री लाइफ है, केमिस्ट्री लाइफ की ही सारी आपको चीज बता देगी. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंडशिप दैट इज कॉल्ड एज अ गुड केमिस्ट्री बिटवीन यू पीपल, राइट. तो हर चीज केमिस्ट्री की लाइफ से लिंक है. तो अगर ये चैप्टर समझना है तो प्रैक्टिकली ही लिंक करना पड़ेगा लाइफ से, और तब तुम्हें समझ में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो लेट्स टॉक अबाउट इट. ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ द ओपन सिस्टम डियर, तो हम उसी सिस्टम की बात करते हैं. जैसे घर पे आप गए, आप किचन में गए, और किचन में आपने एक बोल उठाया, उसके अंदर पानी भरा और उसको गैस पे रखा और गैस ऑन कर दी. गैस पे रखने के बाद ऑन जरूर करते हैं, तब पानी गा के गर्म होता है. गॉट इट देयर? तो चलो अब जरा सोच के बताना मुझे. आपने जो बोल लिया, बड़ा सा ले लिया मान लो, और आपने उसके अंदर 5 ग्लास पानी ऐड किया, ठीक है, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर. अब आपने उसमें जब ऐड किया, गैस ऑन करी, पानी गर्म होगा या नहीं होगा, पहले बताओ. ऑब्वियसली जब पानी आपने रखा है गैस के ऊपर जलाकर नलाई को, तो पानी गर्म होगा. ठीक है, चलो पानी गर्म होगा. अब मुझे जरा सोच के बताना, क्योंकि मैंने ये जो बोल लिया, इसे मैंने कवर नहीं किया, मैंने इसे खुला रख रखा है. और मैंने कितने ग्लास पानी लिया था? 5. ठीक है. तो यू पीपल टेल मी, जब पानी गर्म होने लगा, मान लो उसके अंदर बुलबुले भी उठने लगे, काफी गर्म हो गया, रीच टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और ऐसे हो रहा है, तो क्या अब जब तुम उस गर्म पानी को मान लो उन्हीं 5 ग्लासेस में वापस पोर करते हो, गैस बंद करने के बाद वापस पलटते हो, तो 5 ग्लास पानी ही इक्वल निकलेगा? नहीं. इसका मतलब ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं, जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस तो हुए, लेकिन साथ साथ मैटर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो गए. यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब, पानी तुमने नल का लिया था, तो वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे था, पानी हीटअप हो गया, तो यानी उसने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो इसका मतलब हीट ट्रांसफॉर्मेशंस हुए फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए. दूसरी चीज, तुमने 5 ग्लास पानी लिया था, लेकिन गर्म करने के बाद जब उसी 5 ग्लास पानी को उन्हीं खाली ग्लासों के अंदर वापस पोर किया, तो पूरा 5 ग्लास पानी निकल कर नहीं आया. इसका मतलब वो मैटर है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस, बिकॉज आपने उस सिस्टम को कैसे रख रखा है? ओपन. तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चे? एनर्जी लॉस जहां पे हो, यानी एनर्जी चेंजेस जहां पे हो, साथ साथ मैटर चेंजेस जहां पर हो, जहां पे दोनों चेंजेस इन्वॉल्व हो, ऐसे सिस्टम को तुम लोग क्या कहोगे? ओपन सिस्टम. इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? आई मेक यू राइट, पहले सिर्फ समझो, पहले इंटरेस्टिंगली समझो. अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की. ठीक है, आइडियली क्लोज सिस्टम की बात करते हैं. तो आपने वही एक बोल लिया, पानी डाले और उसके अंदर फिर गैस ऑन करी, मगर इस बार ढक्कन लगा दिया, लिड से कवर कर दिया. तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? पानी बॉईल होगा, गर्म होगा, वेपर्स बनेंगे, लेकिन क्या वो वेपर उड़ जाएंगे? नहीं, वो टकराएंगे लिड से, और वहीं पे ड्रॉपलेट्स की तरह डिपॉजिट होकर वापस आएंगे उसी कंटेनर के अंदर, उसी बोल के अंदर जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा था. इजंट इट डियर? तो पहले तो मुझे ये बताओ, जब मैंने शुरुआत में बोल के अंदर पानी डालकर उसे गैस के ऊपर ऑन कर कर लिड से कवर करके चढ़ाया और गैस को ऑन कर रखा है, तो क्या पानी गर्म होगा? यस और नो? पानी गर्म होगा. इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, लेकिन क्या मैटर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए? क्या पानी सारा उड़ के उबल के बाहर निकल गया? नहीं. तो हम कहेंगे मैटर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? क्लोज सिस्टम. तो एक ही सिंगल डिफरेंस रह गया बेटा ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के अंदर, के ओपन सिस्टम में मैटर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा. समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की. तो आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इट. ऐसा हो ना, लेकिन फिर भी मान लो, ठीक है. सपोज आपकी फैमिली में कोई बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है. तो नाउ यू हैव टू विजिट दी हॉस्पिटल नाउ. ओके, मम्मी ने आपको एक जिम्मेदारी दी कि मैं 5 कप चाय की भरकर आपको एक थर्मस में दे रही हूँ, और आपको वो चाय
उस हॉस्पिटल तक पहुंचानी है, क्योंकि कुछ ना कोई लोग आते रहते हैं, तो एट टाइम चाय सर्व करनी पड़ती है। तो आप 5 कप रखते हैं एक बैग के अंदर, और वो 5 कप चाय आप थर्मस के अंदर भरकर हॉस्पिटल में जाकर देने जाते हैं। रास्ते में आप कहीं नहीं रुकते हैं, अच्छे बच्चे हैं आप। ठीक है, ये नहीं कि रास्ते में ठेला देखा तो चाउमीन बन रहे तो वहां पे थोड़ा खा के आगे बढ़ते हैं। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, आपने कोई वेटिंग आवर्स नहीं दिए, और आप सीधे घर से हॉस्पिटल चले गए। सो नाउ यू फाइनली हॉस्पिटल में आ गए। अब मान लो वहां पे आपको मिल गए आपके रिलेटिव्स वहां पे बैठे हुए हैं, तो एज अ कर्सी कॉल पर आप क्या करेंगे? ये थोड़ी कि वहां पे मरीज ही उठ के चाय सर्व करेगा। क्या करेंगे आप खुद ही चाय सर्व करके उन्हें देंगे। ठीक है, तो आपने 5 कप रखे, आपने उन 5 कप में से चाय निकाली और उनको सर्व कर दी। गॉट इट? नाउ यू पीपल टेल मी, ओके, वन थिंग, आप किसके अंदर ले गए थे चाय को घर से हॉस्पिटल तक? थर्मस में, ठीक है। उनके अंदर आइसोलेटेड वॉल्स होती हैं बेटा। क्या होती है? आइसोलेटेड वॉल्स। आप किसी ऑर्डिनरी थर्मस को कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है, चाय ठंडी हो जाएगी। तो जब तुमने चाय पलटी उन 5 कप्स में हॉस्पिटल के अंदर, यू पीपल टेल मी, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छी है, जरा सोच के बताइएगा, क्या चाय गर्म मिलेगी या ठंडी हो जाएगी? गर्म मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 कप चाय डाली थी, 4 कप रह जाएगी रास्ते में, कोई पी गया? नहीं, तो कितने कप निकलेगी? 5 कप ही निकलेगी। यानी ना तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुए, ना मैटर ट्रांसफॉर्मेशन हुए। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गई तीनों सिस्टम्स यार? ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। और मैंने जो भी एग्जांपल आपको दिए हैं, दीज आर ऑल केमिकल प्रोसेसेस, राइट? चाय बनना भी एक केमिकल प्रोसेस ही तो है। अरे बताओ ना लाइको। अच्छा, खाना बनना एक केमिकल प्रोसेस है? course you add salt to it, you add sugar to it, तो उसका टेस्ट आता ही है। तो yes, it's a chemical process my dear, okay? ठीक है, तो चलो अब जरा इस पे ही बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ओपन सिस्टम नाउ। नोटेड डाउन द वर्ड्स ना। तो अब मैं सीधे डेफिनेशन पे आती हूँ, जरा लिखिए। इन दिस सिस्टम, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर between the system and the surroundings. अब केमिस्ट्री के वर्ड्स में ऐसे लिख ले, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स in an open beaker is an is the example of open system. That reactant could be water. That reactant could be water plus salt, water plus sugar, or whatever ingredients you wish to take. Okay. आगे बढ़े डियर। मेरा बेटा क्लोज सिस्टम नाउ। इन दिस सिस्टम, जैसे आपको पता है, आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ड्स, इन केस कुछ समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर but exchange of energy is possible between the system and the surroundings.
Now, isolated system. In this system, there is no exchange of energy or matter between the system and the surroundings. Yani presence of reactants in what kind of a flask? Yeah, or you can call it as a thermoflask. Okay. Or any other closed, the word that you chose, insulated vessel. हमेशा एक बात याद रखा करो बेटा, चाहे घर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन वाला, आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, वीडियो लेक्चर्स वालों, जब आप लोग वॉच करोगे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ रहे हो, इंटरेक्शन जरूर रखो, बोला जरूर करो, मुंह को खोला जरूर करो अपने, ठीक है। इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा शार्प रहेगा, आप सोएंगे नहीं, आपका दिमाग नहीं सोएगा। और कॉन्सेप्ट सारे नए हैं बेटा, 11th इज अ टर्निंग पॉइंट, वो भी साइंस साइड की। तो ऑब्वियसली एक्टिवनेस आपकी हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मेरा एडवाइस है आपको, जब भी पढ़ते हो तो बोला करो, बोला जरूर करो, बोल बोल के पढ़ो, और लिख लिख के, बोल बोल के, लिख लिख के लर्न करना सीखो, ठीक है। याद है कभी बचपन में आप अपनी मम्मा को, जब भी जैसे सब्जेक्ट्स नए नए थे, तो आप कॉपी पकड़ाया करते थे, लर्न किया करते थे, और फिर आप बोला करते थे, शी यूज टू लिसन, और फिर बहुत अच्छे आउटपुट आते थे, वो मार्क्स भी क्या थे, है ना, याद है। तो वो इसलिए होता था, बोल बोल के लर्न करना। और दूसरी बात एक और बेटा, प्रैक्टिस, इसका कोई तोड़ नहीं है। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हार जाते हैं किसी की मेहनत के आगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैंने बच्चे ये मल्टीपल टाइम्स देखा है, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मल्टीपल टाइम्स देखा है, इंटेलिजेंट बन जाते हो क्योंकि नॉलेज आ जाती है। इंटेलिजेंस इज नथिंग माय डियर, इज जस्ट द नॉलेज पार्ट। जितनी अच्छी नॉलेज होगी, दिमाग उसे कन्वर्ट करना सीख जाएगा, ठीक है। आई टोल्ड यू ना, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है अपना, कुछ भी नहीं है। तुम जो नॉलेज भरोगे, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देगा। तो दो बातें याद रखो, पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, बोल बोल के काम किया करो, ठीक है। उससे आपका, जैसे हम कहते हैं हिंदी में एकाग्रता, या जैसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन इंग्लिश, ये आपका बना रहेगा। दूसरी चीज, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना, उतनी ज्यादा तुम फर्स्ट पोजीशन के पास होंगे। नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़कर फिर सब कुछ आ जाता है ना, नहीं होता ना, क्योंकि उस दिन प्रैक्टिस कम रह जाती है, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। ओके डियर, मेरी बात मान के देखना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू, एंड इट हैज हेल्प मेनी। और जो लोग नहीं सुनेंगे, कहीं ना कहीं जाके इन्हीं बातों पर वापस आएंगे, इन्हीं चीजों से आप विनर बनेंगे बेटा, और कोई बात नहीं है, और कोई नई चीज नहीं है। ओके। और कभी कम वक्त पड़े, कम वक्त पड़े, तो इस जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आ जाए घर में या कुछ है, आप नहीं पढ़ पाए, तो मेजॉरिटी चैप्टर्स जितने कवर करके जा रहे हो, कच्चा कच्चा करके मत जाना। जितने करके गए, माना पूरा कोर्स नहीं कर पा रहे, तो जितना करके जा रहे हो वो इतना पक्का हो कि उसमें से कुछ आ जाए तो उसमें मार्क्स डिडक्ट ना हो। जितना करो बेस्ट करो, गॉट इज, सब कुछ के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। और पहले जो सामने दिख रहा है ना, उसे खत्म करो। अगर ये सोचो कि मेरा वो भी बच रहा है, मेरा आगे भी कुछ है, तो फिर नहीं हो पाएगा। और पुराने रिजल्ट से आगे का रिजल्ट कभी मत देखना। 11 में जो बच्चे फेल हो गए थे, लेट मी टेल यू, जो बच्चे फेल हो गए थे, इसका मतलब ये नहीं मैम हम भी फेल हो जाएं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये एंकरेज करने के लिए कर रही हूँ कि आगे के लिए आप अपने आप को डिप्रेशन में ना ले जाए। तो अगर मान लो 11th का रिजल्ट बहुत बुरा रहा, 12th इज नॉट द गेम ऑफ 11th स्टैंडर्ड बेटा, इट्स अ न्यू जर्नी। और 12th में मैंने देखा उन बच्चों के भी 95%, 90% खूब आए हुए हैं।
ओवरऑल बता रही हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री में तो आए हुए हैं लेकिन और सब्जेक्ट्स में भी मिलाकर उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है। तो सारे नेगेटिविटी को दूर रखते हुए अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और सबकी लाइफ में एक ना एक बार टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें आप थोड़ा लड़खड़ाते हो और फिर आप खड़े हो जाते हो, और ये सबके साथ होता है। ठीक है। तो एक नई एनर्जी के साथ अब नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत एनर्जेटिक होके पढ़ना। ओके, पहले तो मुंह खोल खोल के पढ़ना, मतलब बोला जरूर करो। और घर पे बैठे हो तो तुम्हें कोई सुन ही नहीं रहा, घर पे चिल्लाओ अपने कमरे के अंदर खूब। ठीक है, यहाँ पे मत चिल्लाना। ओके। लेकिन घर पे जरूर करो, खूब कंसंट्रेशन से पढ़ा करो, वो चीज इंपैक्ट डालती है माइंड पे। ओके। चलिए अब हेडिंग डालिए, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। पुट डाउन दी हेडिंग बेटा, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। देख बच्चे, केमिस्ट्री में हम किसी भी सिस्टम को ऐसे पढ़ते हैं, इसके अंदर एटम्स होंगे, एटम से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स होंगे, या हो सकता है एटम ने ही इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक करके आयंस बना रखे हों। तो कोई भी अगर हमारे सामने केमिस्ट्री में सिस्टम आता है तो हम उसे तीन चीजों से डील करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, कोई भी सिस्टम हो, चलो पानी गर्म करने वाला, एक ग्लास पानी गर्म करने वाला ही सिस्टम हो, अब वो एक ग्लास पानी के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के। अब तुम एक एक मॉलिक्यूल को पानी के पकड़कर एनर्जी अगर स्टडी करने लगे, तो आई थिंक सो तुम्हारी एक उम्र भी कम पड़ेगी उस एनर्जी को स्टडी करने के लिए। इजंट इट देयर? तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से डील करना केमिस्ट्री के अंदर इट्स अ टीडियस पार्ट, मतलब बहुत ही शाई हो जाता है और कोई भी ये काम नहीं कर पाता। तो व्हाट डू वी डील विद, हम लोग जाते हैं फिर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर, मतलब लमसम में बता देंगे भैया इस सिस्टम की पहले एनर्जी अगर 50 जूल्स थी तो अब 60 हो गई है। अब ये नहीं उसके हर पार्टिकल का कि अगर उसके अंदर 100 पार्टिकल है तो एक के पास 0.2 एनर्जी है, एक के पास 0.3 एनर्जी है, ऐसे करके करेंगे तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि बेटा पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। चलो ऐसे बात करते हैं, मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूं, इस वक्त मेरी आवाज लाउड हो गई, हो सकता है नेक्स्ट सेक्शन में जाते हुए अभी 5 मिनट बाद मैं धीरे बोलने लगूं। तो क्या मेरी हर सेकंड की एनर्जी सेम है? साउंड एनर्जी जो आप सुन रहे हो, नहीं ना, उसमें वेरिएशंस हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, जितने भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली एक ही एनर्जी के साथ अपने आप को मूव नहीं करवाते, उनकी एनर्जी में लगातार चेंजेस होते हैं, हर सेकंड में, हर मिनट में, माइट बी आवर्स में। तो ऐसे तो अगर हम एक ही पार्टिकल की एनर्जी को पढ़ते हुए रह गए तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड के थ्रू तो हम एक डेफिनेट आंसर कभी भी दे नहीं पाएंगे। इसलिए हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ड को छोड़ते हुए मैक्रोस्कोपिक केमिस्ट्री के अंदर आना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए जरा लिखिए इसके अंदर, अ सिस्टम कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, यानी कौन कौन से बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। और आपको पता है कभी कभी किसी सिस्टम में तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इज कॉल्ड macroscopic system. It is easy to study macroscopic system than microscopic system. So we are not going to deal with microscopic word बेटा, हम सीधे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर बात करेंगे। Now classification of macroscopic properties beta. Put down the heading, classification of macroscopic properties.
May I? Okay, dear. So now put down the heading classification of macroscopic properties. बेटा दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलो नाउ लिसन टू मी डियर। जैसे ये कमरा है हमारा इस वक्त, सपोज इस कमरे को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये सिस्टम है। ओके, कमरा एक सिस्टम है, हम लोग सब बैठे हुए हैं, और मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, यानी बीच में ग्लास वॉल क्रिएट कर दूं, हाफ ऑफ द सेक्शन दैट साइड, हाफ ऑफ द सेक्शन टू माय साइड। गॉट इट डियर? नाउ यू पीपल टेल मी, इस कमरे में जो भी टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर चल रहा है, क्या वो टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा क्योंकि मैंने कमरे के दो पार्ट्स कर दिए? तो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी दी सेम, इजंट इट देयर? तो टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने अमाउंट ऑफ द थिंग को आधा आधा कर दिया, अमाउंट को कम कर दिया या बढ़ा दिया या क्या कर दिया। मान लो इसी कमरे के अंदर पांच बच्चे और आ जाए एंड इवन दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या तब उसके बाद टेम्परेचर पे तब भी असर पड़ेगा क्या? क्या टेम्परेचर आधा हो जाएगा या थोड़ा बढ़ जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा? टेल मी। नहीं। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। टेम्परेचर को असर नहीं पड़ रहा कि कितना ज्यादा मैटर है इसके अंदर, एक सिस्टम के अंदर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को, जैसे टेम्परेचर को, हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सी द वर्ड इज लाइक मैचिंग, इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव। ठीक है, ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होने की कभी भी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे टेम्परेचर, दैट्स नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके। अब जरा इसी कमरे को जब मैंने दो हाफ्स में डिवाइड करा, तो ये बताइए, इस कमरे की वॉल्यूम पहले वी थी, टोटल वॉल्यूम वी। तो जब तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दोनों सेक्शंस की वॉल्यूम भी क्या वी रही? वॉल्यूम क्या हो गई बेटा? अगर मैं हाफ बोल रही हूँ तो एक हाफ की v/2 और दूसरे कमरे के हाफ की v/2, वॉल्यूम आधी आधी हो गई ना। यानी वॉल्यूम डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। कितना मैटर, कहाँ कितना सेक्शन आया, उस पर वॉल्यूम डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम क्या हो गई? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आई? तो ये सबसे टिपिकल इजी मेथड है टू नो दैट। चलो और कुछ जरा देखते हैं। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आर लिसनिंग केयरफुली बच्चे, तो जरा ध्यान से समझना। डेंसिटी की बात करते हैं बेटा, डेंसिटी की, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा पानी इकट्ठा करके लाओ, ठीक है, क्वांटिटी में मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कुछ भी लिया। तो हो सकता है एक नलायक ऐसा वो कहे कि मैम मैं एक चम्मच पानी लेकर आई हूँ अपने घर के नल से, ठीक है, वो एक चम्मच पानी लेके आया। एक बच्चा बहुत अच्छा था, सीधे गोवा से ही, समुद्र से ही पानी लेकर आ गया एक गिलास, ठीक है। इट्स जस्ट टू ऐड अ क्रिएटिव पार्ट बेटा। और मेरा मोटिव क्या है कि तुम्हारा वो दिमाग जो सुस्त बैठ जाता है ना, वो ना हो, इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करती हूँ, दैट्स इट। ठीक है। तो एक आ गया समुद्र से पानी, एक आ गया यहाँ पे एक चम्मच पानी, एक बच्चा घर से ही अपने लेकर आ गया थोड़ा सा पानी उसमें। तीनों पानी की डेंसिटी, या हो सकता है एक ऐसा भी हो जो गटर का पानी ले आए। तीनों पानी के, चारों पानी के बीच में अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, तो इज इट गोइंग टू वेरी माय डियर? क्या डेंसिटी ऑफ वाटर विल चेंज? नहीं, इट विल नॉट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज अ फिक्स क्वांटिटी। यानी एक चम्मच पानी, एक ग्लास पानी, ओशन वाटर, नाले का पानी, वॉट एवर द सोर्स इज, वॉट एवर द क्वालिटी इज, वॉट एवर द अमाउंट इज, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, isn't it? तो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब मैं पूछूं मास, MASS, मास ऑफ वाटर, बेटा वो तो वेरी कर रहा है ना क्वांटिटी वाइज, तो मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, MASS, मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, राइट। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कमरे को दो हाफ में करते हैं, वॉल्यूम भी आधी आधी रह जाएगी। ठीक है। मैस और वॉल्यूम दोनों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैस अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज, मगर डेंसिटी इज एन
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जनरली ये देखा जाता है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो आता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, दैट इज डेंसिटी का, जैसे एग्जाम्पल किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई बात? तो जरा बेटा अब लिख लें, फॉर्मेलिटी खत्म करें। ओके, जरा लिखिए इसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the quantity of matter contained in the system. जैसे mass, volume, heat capacity. बेटा अभी आप ये सब नहीं जानते जो मैं लिख रही हूँ, या आने वाले चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में जैसे व्हेन वी विल प्रोग्रेस, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। Now these are those properties which depend only upon the nature of substance and are independent. Do remember बेटा, इनको हाईलाइट कर लेना ताकि याद रहे। ओके, independent of the amount of the substance present in the system. Example, temperature, ऐसी pressure, viscosity, density, freezing point, boiling point, etc. Obviously, it's not going to stop on these, बहुत सारे होते हैं, इतने आप कर लीजिए। All done everyone? क्लियर हुआ बेटा? समझ में तो आया? ओके, अब आप लिखिए स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। हटा दूं बेटा? ये पेज हटा दूं? हटा what has happened to me? May I switch on to the next page now? Okay. State of a system और स्टेट वेरिएबल्स। अच्छा ये बताओ बेटा, आ, जैसे हम लोग यहाँ मेरठ में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब चीजें फिक्स्ड हैं क्या? टेम्परेचर हमेशा यही रहता है? प्रेशर नहीं, डजंट। एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब तो ये मत समझना स्पेस, जगह से यहाँ पे मत ले लेना। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे द ऑक्यूपेंसी, जैसे नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर, तो उनके हिसाब से अगर बात करें, भाई घटते बढ़ते रहते हैं, है ना? इतना सारा होता जा रहा है आजकल, तो बांग्लादेशीज वगैरह सब इंट्रूड कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो कुछ हमारे यहाँ मेरठ में भी दिखते हैं। यस दे आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली नहीं होता सर। तो इसका मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अपने शहर की छोड़ो, हर शहर की बात करो,
अपने ही देश में ही बात कर लो या देशों के बीच की बात कर लो, क्या हमेशा सेम रहेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर? तो ये वेरिएबल्स हैं, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं रहते। और अगर तुम्हें किसी भी जगह को डिफाइन करना है, किसी भी जगह के ज्योग्राफिक चीजें क्लियर करनी है, तो आप टेम्परेचर प्रेशर से रोल प्ले करते हो। और अगर उसे केमिकली डिफाइन करना है तो हम उसका प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम बताते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट, किसी भी सिस्टम के बारे में बात करो, अगर मैं आपसे कहूं कि गिव मी द नॉलेज दैट यू हैव अबाउट दिस सिस्टम इन केमिस्ट्री, वी विल टॉक, तो आप कहोगे मैम इसका प्रेशर इतना चल रहा है, मैम ये इस टेम्परेचर पे है सिस्टम, और मैम इस वक्त इसके अंदर इतनी वॉल्यूम है। समझ में आ गया? जैसे हम तो बेटा केमिकल्स के साथ डील करते हैं ना, जैसे इतना एसिड ले लिया, इतना पानी ले लिया, उसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे करके बात करते हैं ना। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है, ये कोल्ड सिस्टम है, ये हॉट सिस्टम है। कभी कभी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर अपनी गर्मी होती है, अपना अपनी एक वार्मथ होती है, अपनी एक हीट होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रीजिंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस, इजंट इट? तो यानी केमिकल्स में भी ये वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो हम जब केमिकल्स का कोई भी स्टेट पढ़ते हैं, कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, तो 3 चीजों से डील करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एंड दैट डिफाइंस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कोई सिस्टम किस हालत में है, इस चीज को बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और उसकी हालतें 3 चीजों से बेसिस पे बताई जाती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड एट टाइम्स मास इज ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन। ठीक है, तो जरा लिख लीजिए यहाँ पे, the state of a system is specify किया जाता है by the state variables, और variables like pressure, volume, temperature are called state variables, करें बेटा आगे? ओके, नाउ पुट डाउन द हेडिंग स्टेट फंक्शंस here. Okay, now listen to me dear. सपोज मुझे ये बात सोचनी है कि आप लोग मेरे यहाँ कैसे आते हैं, ठीक है? तो मैंने ऐसा सोचा कि बच्चे का स्कूल छूटता है 2 बजे तक, ओके, एंड देन वेर एवर यू गो, एंड फाइनली अब आप 4 बजे तक मेरे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है? अब अगर मैं इस चीज में पड़ गई बेटा कि इतने सारे जैसे बच्चे होते हैं, सारे होते हैं, तो मैं हर बच्चे के अगर इस अकाउंट में पड़ गई कि भाई ये कौन सा रास्ता फॉलो करके आ रहा है, ये कौन सा व्हीकल लेकर आ रहा है, यानी किस तरह से ये चेंज लेकर आ रहा है, यानी स्कूल से लेकर मेरे यहाँ तक आने में उसने कौन कौन से रास्ते अपनाए, तो क्या वो सबके मिला के एक जैसे निकलेंगे? क्या सबका डिस्टेंस एक जैसा निकलेगा? क्या सबकी मतलब एक तरह से वीक, जिस भी व्हीकल में आप लोग ट्रैवल करके मेरे पास आ रहे हो, क्या वो सोर्स सेम निकलेगा? नहीं। तो ऐसे ही मान लो ये होते हैं स्टेट फंक्शंस, यानी स्टेट फंक्शंस आर दोस जो से सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर बताए। कि सपोज फॉर एग्जांपल इनिशियली इस सिस्टम की एनर्जी 100 जूल्स थी, फाइनली 120 जूल्स हो गई, 120 जूल्स हो गई। अब ये 20 जो आया वेरिएशन, अगर हम इस चीज को डील नहीं करते, ये चेंजेस आए कैसे, किस वजह से आए, क्योंकि वो किस वजह, वो वजह बहुत सारी हो सकती है। तो जब हम इन वजहों को निग्लेक्ट करते हुए सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो यानी हम स्टेट फंक्शन को स्टडी करते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्योंकि बच्चे वी आर डीलिंग इन अ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एटम, आयंस, मॉलिक्यूल सब एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हर एक का मेथड देखने लगे कन्वर्जन का कि भाई इसमें तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और मल्टीपल थिंग्स आर देयर, तो ऑब्वियसली हम एक आंसर पे कभी भी लैंड अप
नहीं कर पाएंगे। टू अवॉइड दैट हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टेट फंक्शंस के साथ डील करते हैं कि इनिशियली कोई सिस्टम था, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली पानी गर्म किया तो शुरुआत में थर्मामीटर डाला, टेम्परेचर आ रहा था फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बुलबुले उठने शुरू हो गए पानी के अंदर गर्म करने पर, फिर थर्मामीटर डाला तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 20 से 100 हो गया, बस इतनी बात करके खत्म करी। अब ये कैसे हो गया, एक एक पार्टिकल ने कितनी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, क्या क्या रास्ता अपनाया, कहीं कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल तो नहीं आ गया था, कितने वेपर्स उड़ गए, कितने वेपर बचे, अगर मैं ऐसे सोचने लगी बेटा तभी कभी भी हम एक कंक्लूजन पे लैंड नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्टेट फंक्शंस व्हिच डील्स ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द पाथ इज फॉलोड टू ब्रिंग दैट चेंज। समझ में आई बात? ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टेट फंक्शंस। तो काइंडली नोट दैट डाउन बच्चे, जरा लिखिए इसमें। द थर्मोडायनेमिक parameters which depend only upon the initial and final state of the system and are independent of the manner as to how the changes brought about are called state functions. State functions. जैसे कि प्रेशर की बात की जाए तो हम ऐसे कहेंगे इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनल प्रेशर P2 हो गया, डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकाल देते हैं, डेल्टा P इक्वल्स टू P2 माइनस P1। सेम गोज फॉर टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एटसेट्रा। डन बच्चे? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? समझ में आ गई बात? Now let us go on to the next part, thermodynamic processes. First is isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process, cyclic process, reversible process, irreversible process. पहले एक बार नाम से जान ले, फिर उसके बाद इनकी एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। आपको आइसो शब्द का मतलब पता है, सेम, isn't it? आइसो मतलब क्या होता है बेटा? सेम। थर्मल वर्ड का भी पता है, एनीथिंग दैट इज लिंक्ड टू टेम्परेचर इज नोन एज विद द वर्ड थर्मल। तो जब सेम टेम्परेचर रहे प्रोसेस के दौरान तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी शुरुआत में T1 टेम्परेचर था और T2 टेम्परेचर भी T1 के इक्वल ही निकला, तो T2 माइनस T1 डिफरेंस बिकम्स 0 बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लाइक इक्वल। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अब आप ऐसे याद रखेंगे डेल्टा T इक्वल्स टू 0। डेल्टा T का मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर। आई विल गिव यू द लिटरल पार्ट ऑल्सो, हम लोग वो भी लिखेंगे, बट जस्ट आई वांट, थोड़ा सा टाइम रह गया तो एक बार मैं याद करवा दूं। ठीक है, तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0, नो चेंज इन टेम्परेचर। एडियाबैटिक का मतलब होता है कोई एक्सचेंज ना होना हीट का, ना तो सिस्टम से हीट बाहर गई ना बाहर से सिस्टम के अंदर हीट आई, जो थर्मोफ्लास्क में होता है। एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं उसकी, ठीक है, आइसोलेटेड वॉल्स, इस वजह से वहां पे हीट चेंज क्या हो जाता है बेटा, 0, यानी आप लोग याद रखेंगे नो हीट चेंज अकर्स। फाइन। आइसोबेरिक, रिमेंबर माय डियर, BAR बार, ये प्रेशर की यूनिट है। BAR बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अकल लगाओ क्या चीज सेम होती है, सेम प्रेशर, यानी कैन आई राइट दिस वे, डेल्टा P इक्वल्स टू 0, व्हाट से। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस माय डियर, देख टेम्परेचर 0 हो गया, प्रेशर भी 0 हो गया, प्रेशर टेम्परेचर और एक वेरिएबल और होता है वॉल्यूम, आइसोकोरिक वो है, ऐसे याद रखना, तो दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू 0। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज 0, जहां से चले थे वहीं पे वापस आ जाते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाता है यहाँ पे, 0। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चलो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। ए से बी बना, बी से ए बना, ए से फिर बी बना, बी से फिर ए बना, ए से फिर बी बना, बी से फिर ए बना, कंटिन्यूटी होती चली जा रही है, रुक नहीं रहा प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्स से वाई बना, खत्म हुई बात, तो इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मुझे इतना बताओ कहाँ ज्यादा काम हुआ, ए से बी बना, बी से ए बना, ए से बी बना, बी से ए बना, लगातार चलता जा रहा है, लगातार काम होता चला जा रहा है, तो मैक्सिमम वर्क इज डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, मिनिमम वर्क इज डन ड्यूरिंग नो प्रोसेस, मिनिमम वर्क इज डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, नो दैट्स नॉट सो। ठीक है, मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने बोला मैक्सिमम वर्क इज डन इज, आपने बोला रिवर्सिबल प्रोसेस, मैम लगातार रिएक्शन आगे पीछे चल रही है, लेकिन हमने बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस में मिनिमम वर्क इज डन, हाउ कैन वी से दैट, हमें पता ही नहीं रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, कितना उन्होंने काम किया होगा एक ही स्टेप के अंदर। ठीक है, तो कभी कोई पूछे रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का डिफरेंस, तो यू वुड से रादर गोइंग फॉर लाइक मिनिमम मैक्सिमम, आप मैक्सिमम वर्ड रिवर्सिबल के लिए तो यूज कर लो कि वर्क डन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम, बट ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेसर देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। बस अपने आप को सेफ साइड कर लो, ये स्टेटमेंट बोल के आई बात समझ में। एक बार लास्ट बार, आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर। एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट इज कांस्टेंट, हीट, हीट का चेंज नहीं होता। आइसोबेरिक में प्रेशर, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसोकोरिक में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, साइक्लिक में वर्क डन। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क इज डन, इरिवर्सिबल प्रोसेस में लेसर देन, लेसर देन, लेसर देन रिवर्सिबल वर्क। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में बेटा जितना काम होता है उससे कम काम इरिवर्सिबल में। गॉट इट, तो कल इनकी जरा डेफिनेशन फॉर्मेलिटी कल करते हैं क्या। ठीक है, दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल कैच अप टुमारो बेटा, सो गुड बाय फॉर नाउ।